बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन सको तो सुनो मैं खुश आमदीद नॉवेल लेकर आए हैं। जो रुके तो कोहे गिरा थे हम, आखिरी किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम इक़्सात आपको बर वक्त मिलती रहें। नॉवेल कैसा लगा आपको, ये हमें अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप कोई नॉवेल सुनना चाहते हैं तो वो भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। हम आपकी फरमाइश पूरी करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। उसके अलावा कोई खामी, कोई खराबी हो, वो भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। हम उसे दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। तुम अगर साथ का वो पैगाम पढ़ लो जो उसने जाने से पहले मेरे नाम लिखा था, तो शायद तुम्हें लगे इसके रद्द-ए-अमल में जो अज़ियत मेरे अंदर उतरी थी वो इससे कहीं ज़्यादा थी जो खारी के रद्द-ए-अमल से हुई। खारी तो मुझसे नावाकिफ़ था, साथ को तो मैंने अपने हाथों से पाला था। वो तो कदम कदम मेरे साथ रहा था। चौधरी सरदार की अधूरी इन्फॉर्मेशन, तुम्हारी अधूरी पेंटिंग्स और महानूर के खालाओं की अधूरी गुफ्तगू, सब अधूरे में से एक मुकम्मल नतीजा अखज़ करने में उसने ज़रा देर नहीं लगाई, और इस मुकम्मल नतीजे के ज़रिए इसे मुझसे बज़न होने में इससे भी कम वक्त लगा। मैं तो इस बदज़नी का ज़रा देर सामना करने के बाद भी ज़िंदा रहा। वो तलख़ी से मुस्कुराए। साबित हुआ कि मैं वाकई खासा बेहिस और बेनियाज हूँ। साथ तुमसे जितनी शदीद मोहब्बत करता है, ये रद्द-ए-अमल इसी मोहब्बत का मज़हर है। एक इंतहा का फितरी रद्द-ए-अमल और फिर दूसरे इंतहा है। क्या तुम्हें इस इंतहा को देखकर तसल्ली नहीं हुई कि इसकी तुमसे मोहब्बत की शिद्दत क्या है? फिज़ा ने कहा, मेरे स्टूडियो को देखने की ख्वाहिश में तुम्हें जानने की ख्वाहिश पनहा थी। मेरे स्टूडियो में मौजूद, जो मैंने किसी ज़माने में तुम्हारे लिए बनाया था, देखने की ख्वाहिश में इसने अपना हाथ ज़ख्मी कर लिया। तुम्हें जान लेने के जुनून ने इसे मेरी मिडनाइट इन हेवन वाली पेंटिंग मुझसे मांग लेने पर मजबूर किया। क्या इस सारे अमल में तुम्हें इसकी तुमसे मोहब्बत की शिद्दत कहीं नज़र आई? मगर इसका नतीजा क्या निकला? जान लेने का जुनून नफ़रत के खूनी समंदर में जाकर डूब मरा। एक इंतहा दूसरी इंतहा की तरफ इतनी तेज़ी से मुड़ी कि इसने दरमियान में रुक कर मुझे किसी कटहरे में खड़ा करने की ज़हमत भी गवारा नहीं की। बिलाल के चेहरे पर कर्ब था। फिज़ा को समझ में नहीं आया वो बिलाल को इस बात का क्या जवाब दे। साबित हुआ कि मुझसे ज़्यादा नाकाम कोई दूसरा शख्स दुनिया में ना मिले शायद। मैंने साथ को जिस कर्ब से बचाने के लिए इसे इसकी माँ के तस्करे से दूर रखा, इस कर्ब ने इसे किसी और ही रंग में आ लिया। मैंने अपनी इस बेटी से, जिसकी माँ ने इसे मुझसे ये कहकर छीन कर ले गई कि वो मेरी बेटी ही नहीं, जुदा इसलिए गवारा कर ली कि बेटी माँ की झूठ और सच के दरमियान पिस कर खुद अपने आप से नफरत ना करने लग जाए। मेरी वही बेटी न माँ की रही न मेरी, अब ना जाने कहाँ किस हाल में जीती होगी। ओह! फिज़ा चौंकी। वो कौन थी? थी एक, बिलाल ने सर झुकाते हुए कहा। इंसान ख़ता का पुतला है। इस बच्ची की माँ ने दावा किया कि वो मेरी बच्ची ही नहीं थी। मेरी मर्दानगी के लिए इससे बड़ी चोट और क्या हो सकती थी? मैंने इसे बच्ची ले जाने दी। हालांकि मैं सच या झूठ जानने के लिए बहुत से तरीके अपना सकता था, मगर मैं पहले ही एक बिन माँ का बच्चा पाल रहा था। मैं माँ की जगह एक और बच्ची पालने का हौसला इस एहसास के साथ ना कर पाया कि हो सकता है इसकी माँ का दावा सच्चा हो। इस दावे ने दुनिया के हर रिश्ते से मेरा एतबार ख़त्म कर दिया था। मैंने खुद पर बेहिसी की चादर ओढ़ ली और ख़ुद को हैसियत के किले के हिसार में बंद कर लिया। आज याद करने बैठता हूँ तो सोचता हूँ, इस बच्ची के साथ मैंने ऐसा क्यों होने दिया। भूले से भी कोई ऐसा वाक़या याद नहीं आता जो इसकी पैदाइश से पहले इसकी माँ की किसी बेवफाई का शक डालता हो। लेकिन मैंने खुद को औलाद के मामले में इतना बदकिस्मत तस्लीम कर लिया था कि हर अनहोनी को हो जाने दिया और वो बच्ची खुद से जुदा कर डाली। ओह मेरे खुदा! फिज़ा परेशान होते हुए बोली, अब कहाँ है वो? पता नहीं। वो ट्रांस की कैफियत में बोले। साथ को इसके साथ राब्ता रहता था और मुझे बताने की कोशिश भी क्या करता था, मगर मैं यूँ सुनता जैसे वो किसी अजनबी का जिक्र कर रहा हो। क्यों? इसलिए कि मेरा दिल इसको तस्लीम करने पर माइल ही नहीं होता था। मैं इसकी माँ के दावे को भुला ही ना पाता था। इंसान के खुद साख्ता ना
اس سے ایسی حماقتیں نہ کروائے تو وہ ایسے ہی خسارے میں رہے جیسے میں رہا۔ اور اب یہ کھاری۔ فضا کو بلال کا دکھ اپنے دل پر چھاتا محسوس ہوا۔ یہ تمہارے ساتھ جانے سے انکاری ہے کیونکہ تم اسے اجنبی لگتے ہو۔ وہ اس ماحول، اس فضا سے مانوس ہے، وہ یہاں سے کہیں اور جانا ہی نہیں چاہتا۔ اور ایسا نہ کرتا تو مجھے حیرت ہوتی۔ بلال نے سپاٹ لہجے میں کہا، وہ جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے، مگر شکر ہے اس نے وہ نہیں کہا جس کی مجھے توقع تھی۔ کل رات وہ میرے گلے لگا، میرے سینے پر سر رکھ کر بیٹھا رہا۔ اس نے میری پیشانی اور میرے ہاتھ چومے، میرے گھٹنے دبائے اور مجھے ابا جی کہہ کر پکارا۔ ایسے تو کبھی سعد نے بھی نہیں کیا۔ برسوں بعد مجھے لگا جیسے میرے اندر بھڑکتی آگ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے پڑے ہوں، میرے بے چین وجود میں سکون کی ٹھنڈ اتر رہی ہو۔ مگر تمہیں اسے دیکھ کر افسوس تو ہوتا ہوگا۔ تم بھول کر بھی کبھی اپنے بیٹے کو ایسا نہ دیکھنا چاہتے جیسا وہ بن چکا ہے۔ میں نے کہا نا، ہر چیز کا اختیار اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ ایسا نہ ہوتا تو انسان تو بڑا ہی سرکش اور بے مہار مخلوق ہے۔ بلال نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اور کھاری کی دلہن جو مولوی صاحب اور رابعہ کی بیٹی ہے، تم رابعہ کی فیملی کے متعلق کچھ مشکوک ہو نا؟ فضا ان سے ہر سوال اس روز ہی کر لینے پر تلی ہوئی تھی۔ اوہ، کبھی میرا وہمہ تھا ذات اور حسب نسب نہ تو انسان نے خود بنائے، نہ ہی خود بنانے کا اختیار اس کے پاس ہے، لیکن پھر بھی انسان نے انہیں اپنے لیے فخر اور شرم کا ذریعہ بنا لیا۔ میرا کیا کمال ہے کہ میرا تعلق ایک اعلیٰ نسب خاندان سے ہے، اور رابعہ کا کیا قصور ہے کہ اس خاندان سے ہے جسے معاشرے نے استحضاء کا نشانہ بنا رکھا ہے۔ افسوس میں رابعہ کے لیے ایسا سوچتا ہوں، سراج سے وفا کر کے اور شہناز سے وہ سب سیکھ کر جو میں اس سے نہ سکھا پایا، رابعہ نے ثابت کر دیا کہ وہ مجھ سے کہیں بہتر انسان ہے۔ کھاری جیسے معصوم اور بھولے بھالے لڑکے کے لیے رابعہ کی بیٹی سے بہتر انتخاب ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اب اس انکشاف کے بعد کہ کھاری شہناز کا بیٹا ہے، تم دیکھنا ان تینوں کی کھاری سے محبت کا رنگ کیا ہوتا ہے۔ عجائب خانہ، یہ دنیا ایک بہت بڑا عجائب خانہ ہے۔ فضا نے بلال کی ساری باتیں سن کر کہا، سمجھ میں نہیں آتا نظر آتے کس منظر پر یقین کیا جائے اور کس پر نہیں۔ تم تو ایسا مت کہو، تم تو دل سے نہیں دماغ سے سوچتی ہو۔ تمہارا وژن تو اچھا بھلا میچور ہو چکا ہے۔ بلال ہلکا سا مسکرائے اور پھر سنجیدہ ہو گئے۔ میں معذرت خواہ ہوں فضا، میں اپنے لیے تمہارے جذبات کا مثبت جواب کبھی نہ دے سکا۔ اس میں تمہارا کیا قصور؟ ضروری تو نہیں جیسے میں تمہارے لیے سوچتی تھی ویسا ہی تم بھی میرے لیے سوچتے۔ فضا ہونٹ بھینچ کر مسکرائی، اور معذرت خواہ تو مجھے ہونا چاہیے۔ میں نے انجانے میں دوبارہ تمہارے بہت بڑے نقصان کر دیے۔ دونوں بار میں ہی تمہارے بیٹے تم سے جدا کر دینے کا باعث بن گئی۔ تم بدنیت نہیں تھیں، اسی لیے دیکھ لو ماہ و سال کیسے مجھے واپس اپنے بیٹے کے پاس لے آئے۔ بلال نے اس کی شرمندگی کم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اور سعد؟ فضا نے سوال کیا۔ سعد؟ وہ مسکرائے۔ اس کی تم فکر مت کرو، وہ مجھ سے زیادہ اب کسی اور کے دل کا معاملہ بن چکا ہے۔ ماہ نور، تم کبھی بڑی نہیں ہوگی اور شاید میرے بوڑھے ہو جانے تک آپ کا میرے بارے میں یہی خیال رہے گا۔ ممی، ہاں، جیسے تمہارے بڑھاپے تک میں دنیا ہی میں بیٹھی رہوں گی۔ دیکھ لیجئے گا، آپ کو عمر خضر عطا ہونے والی ہے۔ بکواس بند کرو، اور یہ جو کر کے تم نے گولا بنا کر بیگ میں ٹھونسا ہے، اسے نکال کر ٹھیک طریقے سے تہہ لگا کر رکھو۔ اوفو ممی، طریقے سے کپڑے رکھنے سے وہ بیگ میں کبھی بھی پورے نہیں آئیں گے۔ تم رکھ کر دیکھو، جتنے رکھنا چاہتی ہو اس سے دگنے آ جائیں گے۔ فائزہ نے اس کے بیگ سے سارے کپڑے نکال کر بیڈ پر پھینکتے ہوئے کہا۔ ہائے ممی، سارے کپڑے نکال دیے؟ اتنی مشکل سے سیٹ کیا تھا بیگ، وہ چلائی۔ سیٹ کیا تھا یا کاٹ کباڑ کا ڈربہ بنایا تھا؟ رکو، میں تمہیں رکھ کر بتاتی ہوں بیگ کیسے تیار کیا جاتا ہے، فائزہ نے کہا۔ ارے بھائی، یہ کون کدھر جا رہا ہے؟ فاطمہ جو ماہ نور کے ہاں
ताज़ा उतरे किन्नू देने आई थी। इस चीखो पुकार को सुनकर अंदर आते हुए बोली, कौन जा सकता है इन मोहतरमा के अलावा? फायजा ने मुंह बनाकर कहा, जा रही है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद? फातिमा मुस्कुराई। लड़की, तुम्हें शहर से कुछ ज़्यादा ही इश्क नहीं हो गया? इश्क से अगली भी अगर कोई मंजिल है तो शायद वो हो गई है। वो बगैर झिझके बोली और फातिमा की लाई टोकरी से किन्नू निकाल कर छीलने लगी। आपके यहाँ कोई मेहमान ठहरे हुए हैं क्या? फातिमा आपा, फायजा ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। हाँ, मेरी एक कज़न आई हुई है पेरिस से। रईसा नाम है इसका। बहुत सालों बाद आई है पाकिस्तान। इसे अपने इस भांजे से मिलना है जिसकी माँ के हिस्से की जायदाद पर अरसा पहले इसने नाजायज़ कब्जा कर लिया था। अब अचानक ज़मीर जागा है। मुझसे बात की। मैंने कहा तो आओ और हक़दार को इसका हक़ दे दो। आखिरत संवार लो अपनी। तो इसके भांजे से मिलती रहती हैं क्या आप? क्या बहुत बड़ी जायदाद है कज़न के पास जो हिस्सा देने का ख्याल आ गया? ऐसी वैसी बड़ी पेरिस में शानदार मैंशन की मालिक है और इधर भांजे साहब भी कम मालदार नहीं हैं। बस माया को माया मिलने की वाली बात है। क्यों महानूर? फातिमा ने मानीखेज नज़र से महानूर की तरफ देखा। माया? महानूर ने समझे बगैर कहा, ये तो हिंदू लड़कियों का नाम नहीं होता खाला। फातिमा खाला? ओफ वो लड़की। फायजा ने अपना सर पकड़ लिया। आपने देखा, ये कभी समझदार होगी ना ही बड़ी होगी। उन्होंने फातिमा की तरफ देखा। इसे मुहावरे तक नहीं आते। ये बड़ी समझदार है। तुम देखती जाओ ये क्या करती है। फातिमा ने मुस्कुरा कर कहा, देखते हैं क्या करती है। एक तो इसके बाबा को इससे बड़ी तवक्कात हैं, दूसरे आपको। देखिए पहले कौन लेट डाउन होता है। फायजा ने कहा और महानूर का बैग सेट करने लगी। हाँ भाई सादिया, रईसा से बात कर हाँ भाई साद, ये रईसा से बात कर लो। बेचारी बुरे अंजाम से डरती थी। तुम्हें ढूंढती पाकिस्तान आ पहुंची। इसे क्या मालूम तुम वहीं कहीं बैठे हो यूरोप में। फातिमा खाला ने इसका वो नंबर महफूज कर रखा था जिस पर यहाँ आने के बाद इसने एक मरतबा कॉल की थी। मैं इनसे बात करके क्या करूँगा फातिमा खाला? अरे भाई, रईसा तुम्हारी खाला है, तुम्हारी मरहुमा माँ की सगी बहन। माँ की बहन से माँ जैसी खुशबू ही तो आती है। माँ की वो बहन जिसने इन्हें इस वक्त छोड़ दिया जब वो बुरे हालात में थी। हाँ, बस इस बात का तो गम खाई जाता है अब इसको। बेचारी शुगर और आर्थराइटिस की मरीज़ा है। मैं तो इसे देखकर हैरान रह गई। बेहतरीन लिविंग और सुपर क्लास इलाज के बावजूद लगता है जैसे इसकी हड्डियां भी खुल रही हों। अच्छा ठीक है, मैं कर लूँगा इनसे बात। आपने ही बताया होगा इन्हें मेरे बारे में, है ना? हाँ बिल्कुल। मगर सच है कि अपनी माँ के हवाले से आप और खतीजा खाला मुझे ज़्यादा अजीज़ हैं। शायद आप दोनों के अलावा ख़ानदान भर में वो किसी को याद भी ना हो। बस बेटा, छोटे छोटे गिले शिकवे में ना पड़ो। जिस वक्त इंसान जवान और ताकतवर होता है इसे गलत सही का अंदाज़ा नहीं होता। माफ़ कर देना चाहिए क्योंकि माफ़ ना करने से तुम्हें कोई फ़ायदा तो होने वाला नहीं। फातिमा गुलगुल हुई। लो बात कर लो। हाँ लेकिन फातिमा खाला, एक मिनट, एक बात बता दें पहले। हाँ पूछो। वो पूछते हुए थोड़ा झिझका। आपके हमसाए में क्या चल रहा है आजकल? हमसाए में? फातिमा का लहजा अचानक खटखटाने लगा। आज सुबह ही गई थी। मैं इनके तरफ सामान बांध रही थी। दोनों माँ बेटियाँ। महानूर वापस इस्लामाबाद जा रही है अपना कोर्स मुकम्मल करने। बड़े लाइट मूड में थी दोनों। नोक झोंक जारी थी दोनों में जब मैं गई। फातिमा खाला की आवाज़ सुनकर इसे लगा था इसके और पाकिस्तान में मौजूद लोगों के दरमियान फासले एकदम सिमट गए हों। मगर फातिमा खाला की इस बात ने अचानक वो फासले दरमियान में दोबारा ला खड़े किए थे। इसका दिल बुझने लगा और इसी बुझे दिल के साथ इसने एक खातून से बात की जो इसकी माँ की सगी बहन थी। वो इसे कंट्री साइड में मौजूद इस घर की बाबित बता रही थी जिसकी मालियत न जाने कितने पाउंड्स थी और वो इसकी मलकियत इसके नाम मुंतकिल करना चाहती थी। न्यूयॉर्क में एक रेस्टोरेंट और पेरिस में एक मैंशन, इसके अलावा एक बड़ा बैंक बैलेंस। वो इनकी बातें सुनता रहा। अचानक हाथ लगने वाले इस जैकपॉट में कोई दिलचस्पी महसूस नहीं हो रही थी। इस सारी दौलत के कानूनी मालिक होते हुए भी इसकी माँ ने अल्लाह जाने कैसी कम पुरसी की ज़िंदगी गुजारी थी और ये सारी दौलत दूसरों के अकाउंट में पड़ी रही थी। अपनी माँ की बहन के दुख और पछतावे अब इसके किस काम के थे?
जब जिंदगी की बिसात पर मौजूद सब ही मोहरे अपनी अपनी जगहों से हिल चुके थे। तुम मेरे बेटे हो, जो कुछ तुम्हारे और मेरे साथ हुआ क्या हम इसको भुला नहीं सकते। बिलाल सुल्तान की समझ में नहीं आ रहा था वो खारी से किस सलीस जुबान में बात करें वो इनकी बात समझ सके। जवाब में वो सर झुकाए खामोश बैठा था। आप परेशान ना हो खारी, पर ये सब इंकशाफ अचानक हुए हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगा और संभल भी जाएगा। खारी के बजाय इस छोटी सी लड़की ने जवाब दिया था, जो सिराज सरफराज और राबिया की बेटी और खारी की बीवी थी। तुम इस छोटी सी उम्र में भी बहुत समझदार हो। उन्होंने बेइख्तियार तारीफ की। मैंने सुना है तुम्हें पढ़ने का बहुत शौक़ है। मैं तुम्हें जहाँ कहोगी दाखिला करवाऊँगा। तुम जितना दिल चाहे पढ़ना। अच्छा, वो मुस्कुराई। और खारी, ये क्या करेगा जो मैं पढ़ती रहूँगी? ये, उन्होंने खारी के कंधे पर हाथ रखा। मुझे सिर्फ 1 से 1.5 साल का अरसा चाहिए, वो तुम दे दो। इसके बाद देखना खारी किस रूप में तुम्हारे सामने आता है। और नहीं जी नहीं। खामोश बैठे खारी को एकदम जैसे करंट लगा। मैनू माफ़ कर दो अब्बा जी। इसने बिलाल सुल्तान के सामने हाथ जोड़ दिए। मैं नई कोई रूप बदलना, मैं एन जी ठीक है। सादिया ने बिलाल सुल्तान की तरफ देखा। वो खारी के रद्द अमल पर इनका दुख समझ सकती थी। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ खारी। अब इस उम्र में अगर तुम मुझे मिल ही गए हो तो मेरे बुढ़ापे का ख्याल नहीं करोगे क्या? मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। अब मैं ज़िंदगी का एक भी लम्हा तुम्हारे बगैर नहीं गुजारना चाहता। मेरे साथ चलो। मेरे कामों में मेरा हाथ तुम्हें ही बटाना है। तुम्हारा बड़ा भाई तो रूठ कर बैठ गया मुझसे। बिलाल सुल्तान ने आसान तरीन अल्फाज में बात करने की कोशिश की। गल ए नहीं। खारी ने एक मरतबा फिर इनके सामने हाथ जोड़े कि मैं आपकी खिदमत नहीं करना चाहता। बात यह है कि मुझे जो काम आता है मैं वही कर सकता हूँ। मुझसे फल तुड़वा लो, गाड़ियाँ लोड करवा लो। मुझे और कुछ करना नहीं आता। मैं चिट्टा अनपढ़ हूँ। मुझे अली बे भी नहीं आती। बिलाल ने बेबसी से खारी की तरफ देखा। तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इससे बड़ा, इससे ज़्यादा खूबसूरत और जदीद तरीन फार्म हाउस बना के दूंगा। तुम वही करना जो तुम्हें आता है। बिलाल सुल्तान की ये बात सुनकर खारी ने फ़ौरन सादिया की तरफ देखा, जिसने सर हिलाकर बिलाल के फैसले की तायद की थी। पर ए पिंड, यहाँ के लोग, चौधरी साहब, चौधरानी साबरा बीबी, मासी शीदा, मास्टर कमाल, बाबे मंगूदा मेला, वो ज़ेर लब बड़बड़ाया। तुम्हारा जब दिल चाहे आकर सबसे मिल जाया करना। और रहे मेले ठेले तो इनकी फ़िक्र ना करो। तुम्हारे भाई ने घर में पूरे पाकिस्तान में होने वाले मेलों की शानदार सालाना कैलेंडर और रोड मैप्स जमा कर रखे हैं। जब भी जहाँ भी जाना चाहो तुम्हें मुश्किल नहीं है आने वाली। और मौलवी साहब और बहन जी, खाने ने सवालिया नज़रों से सादिया की तरफ देखा। तुम्हारा ख्याल है मैं इन्हें बाकी की उम्र भी इस तरह गुजारने दूंगा? बिलाल सुल्तान मुस्कुराए। इन दोनों से मेरी बात हो चुकी है। इन दोनों के तो बहुत से कर्ज मुझ पर वाजिब हैं। अभी फौरी तौर पर तो दोनों हज का इरादा रखते हैं, लिहाजा यहाँ से वापसी पर इसके इंतज़ामात हो जाएंगे। और साथ बहू और महनूर बाजी, इनका क्या मसला है अब? बिलाल सुल्तान ने पूछा। इनका मसला आप नहीं जानते, इनका मसला सिर्फ मैं जानता हूँ। खानी ने अपने सीने पर हाथ रखा। मेरे सामने मेले के साईं ने महनूर बाजी को कहा था, मैं कभी नहीं भूल सकता। महनूर बाजी तो शदाई हो गई थी। आपको क्या पता? इसने बिलाल सुल्तान की तरफ देखा। बिलाल सुल्तान जिस रोज़ से फार्म हाउस में आए थे, पहली बार दिल से मुस्कुराए थे। बुखारी के सीने में छुपे राज से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थे। कहो कब तक के रहने का इरादा है? चलने का भी कोई मंसूबा है या नहीं जहन में? वो वंजाते शरारत भरे अंदाज में इससे पूछ रहा था। मैंने कहीं पढ़ा था कि अल्लाह बड़ा मुसब्बिबुल असबाब है। इंसान पर एक दर बंद होता है, अल्लाह इसके लिए कई और दर खोल देता है। समझो मैं दोबारा चलने का वक्त आया ही खड़ा है। साद ने नरमी से जवाब दिया। तुमने कहीं पढ़ा था? वो वंजाते ने हैरत से आंखें फैलाते हुए कहा, जबकि मैं तो बगैर पढ़े किसी जानता हूँ कि गैर मर्दी ताकत ऐसी है जो कदम कदम पर इंसान की मददगार रहती है। तुम बगैर पढ़े जानते हो
تو اپنے نظریات کا زاویہ کیوں درست نہیں کر لیتے؟ میرے نظریات درست ہو رہے ہیں، زاویوں کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ تم کہو کب آ رہے ہو امریکہ؟ بہت جلد۔ امریکہ میں رفاہی ادارے پہلے ہی سے ہیں، بہت ہیں، تم یہاں آ کر لوگوں کے لیے مزید کیا کرو گے؟ وومن ایک مرتبہ پھر شرارت سے مسکرایا۔ میں وہاں تمہارے لوگوں کے لیے نہیں، خود اپنے لیے آ رہا ہوں وومن زادے، ایک چلتا ہوا ریسٹوران مزید چلانے۔ اوہ، پھر تو اللہ امریکیوں کے معدوں پر رحم کرے۔ تمہاری ذہنی رو تو کسی بھی وقت بھٹک جانے کے امکان موجود رہتے ہیں۔ مجھے ڈبل اسکیئنگ مرکز کبھی نہیں بھولتا۔ باقی امریکیوں کو چھوڑو، تم اپنے معدے کا بیمہ کروا لو بس۔ اللہ نے مجھے ویسے ہی بچا لیا۔ میں امریکہ چھوڑ کر ایران جا رہا ہوں ان قریب۔ مجھے لگتا ہے وہاں کی آب و ہوا مجھے راس آئے گی۔ اچھا، سات چونکا، لگتا ہے واقعی دنیا پھر بھر میں بدلاؤ کا موسم آ چکا ہے۔ سب لوگ اپنے اپنے اصل کی طرف لوٹنے کے چکر میں ہیں، مگر تم تو ایسا نہیں کر رہے نا؟ شاید تم تو اصل کے بجائے اجنبی اور پھر مزید اجنبی سرزمینوں کی طرف بڑھنا چاہتے ہو۔ یہی تو بدلاؤ ہے شاید میرے لیے، وہ نیچی آواز میں بولا تھا۔ وومن کے ساتھ اسکائپ پر ہونے والی یہ گفتگو اس کے دل پر مزید بوجھ ڈال گئی تھی۔ سعدیہ کو لگا اسے اپنا آپ کھلے کا کھلا رہ جانے والا منہ بند کرنے کے لیے اپنا پورا ہاتھ رکھنا پڑے گا۔ ایک عمر تک گاؤں سے باہر کسی چھوٹے یا بڑے شہر کی شکل تک نہ دیکھ سکنے والی لڑکی ایک ہی دن کے چند گھنٹوں کی مسافت کے بعد ملک کے دارالخلافہ میں پہنچ چکی تھی۔ اس گھر تک پہنچنے سے پہلے ہی شہر کی سڑکیں اور ان کے ارد گرد کھڑی عمارتیں دیکھ دیکھ کر اس کا منہ آدھے سے زیادہ کھل چکا تھا۔ باقی کی کسر بلال سلطان کے گھر کے نظارے نے پوری کر دی تھی۔ اس محل نما گھر میں وہ کھاری کی بیوی اور بلال سلطان کی بہو کی حیثیت سے داخل ہوئی تھی۔ اس نے یہاں آتے ہوئے سنا تھا کہ یہ وہ گھر نہیں تھا جس میں بلال سلطان خود رہتے تھے۔ یہ گھر کھاری اور سعدیہ کے لیے لیا گیا تھا۔ یہاں کھاری کی وہ تربیت ہونا تھی جس کے بعد بلال اسے اپنے حلقہ احباب میں اپنے بیٹے کی حیثیت سے متعارف کروانے والے تھے۔ کتنا پاگل ہے کھاری! سعد نے منہ پر واقعی ہاتھ رکھتے ہوئے گھر کے در و دیوار کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کس مشکل سے منایا! سب نے اسے آتے ہوئے بھی رو رو کر اپنا برا حال کر لیا، ساتھ میں گاؤں کے گاؤں کو رلا دیا۔ چودھری صاحب، چودرانی بی بی، فارم ہاؤس کے سارے ملازم، گاؤں کے لوگ، سبھی تو اسے رخصت کرتے ہوئے رو رہے تھے۔ اللہ توبہ، کتنی محبتیں ڈال رکھی تھی اس نے سب سے۔ اسے گاؤں سے رخصتی کے منظر یاد آنے لگے۔ لوگ اوپر سے رو رہے تھے، اندر سے تو جل مر رہے ہوں گے۔ بیچارہ کھاری اصل میں شہزادہ نکلا۔ کبھی اس گھر میں آ کر دیکھ لیں کہ کھاری کیسی کیسی چیزوں کا مالک بن چکا ہے تو سچ میں ہی ان کو دل کے دورے پڑنے لگ جائیں۔ سچ ہے بھائی، اللہ بڑا بے نیاز ہے، چاہے تو بیٹھے بٹھائے چھپر پھاڑ کر دے دے۔ کھاری کو تو سمجھو بھاگ ہی لگ گئے۔ یہ بڑی سی گاڑی میں بیٹھ کر وہ یہاں پہنچے ہیں، جس میں بیٹھ کر نہ تو دھکا لگتا ہے نہ ہی تھکن ہوتی ہے۔ اور وہ بلال صاحب، اسے یاد آیا ان کا۔ بس چلے تو ایک پل کے لیے بھی کھاری کو اپنی نظروں سے جدا نہ کریں۔ اتنا پیار دیا ہے انہوں نے کھاری کو کہ اتنے سے دنوں میں کہ اسے جیسا اڑگل گھوڑا بھی ان کے سامنے ہار مان گیا۔ گھر کے لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی کمرے کی سجاوٹ دیکھتے ہوئے اوٹ پٹانگ باتیں سوچتی چلی جا رہی تھی۔ سعدیہ، آؤ میں تمہیں تمہارا کمرہ دکھاؤں، کسی نے اس کے قریب آ کر کہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ پیازی جمپر اور بڑے بڑے شوق پھولوں والی قمیص پہنے اس کے سامنے فلزا ظہور کھڑی تھی۔ ہے سنا ہے یہ ہمارے ساتھ رہے گی، کھاری کو یہی سکھائے گی۔ کیسا کرخت چہرہ ہے اس کا! میں نے شکر ادا کیا تھا سسر ملا، ساس نہیں، مگر یہ عورت تو لگتا ہے 10 ساسوں سے بڑھ کر ثابت ہوگی۔ کتنی ہی دفعہ تو گاڑی میں بیٹھنے اٹھنے کے طریقے بتا چکی۔ راستے میں سعدیہ سہم سی گئی۔ ویسے تو یہ سارا گھر ہی تمہارا ہوگا، لیکن ایک کمرہ تو خالصتاً تمہارا اور کھاری کا ہے۔ چلو دیکھتے ہیں اس کا انٹیریئر کیسا ہے۔ فلزا ایزی سے بول چال رہی تھی۔ اور تمہیں فضل حسین اور میمونہ بی بی سے بھی ملواؤں، وہ دونوں بھی آج ہی شفٹ ہوئے ہیں اس گھر میں۔ افتخار کو اردو اور روایتی آداب وہ دونوں ہی سکھائیں گے۔ افتخار! سعدیہ نے چونک کر دیکھا۔ ہاں افتخار! فلزا نے سر ہلایا۔
अब खारी को खारी कोई नहीं कहा करेगा, तुम भी नहीं। इसने बताया इसे इसके असल नाम से पुकारा जाएगा। इतनी पाबंदियाँ। सादिया फिज़ा की तरफ देखती कि देखती रह गई। ये होगा वो नहीं होगा। इसका दम उलझने लगा। छोड़ो, इसका दिल चाहे कहे। ऐसे महल से तो फार्म हाउस का वो कमरा ही बेहतर था। इफ्तार के साथ साथ तुम भी सब सीख जाओगी। फिज़ा जैसे इसकी उलझन समझ गई थी। इंसान तरक्की का सफ़र करने का शौकीन होता है ना, इसे होना भी चाहिए। मगर इस सफ़र में मुश्किलें भी पेश आती हैं और ख़ुद पर जबर भी करना पड़ता है। मुझे यकीन है खारी के सफ़र में तो हमारी बेहतरीन माविन साबित होगी। वो मुस्कुरा रही थी। खैर, ये इतनी भी बुरी नहीं जितनी देखने में लगती है। सादिया ने ज़रा सा मुतमईन होते हुए सोचा था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें वापस एक नॉर्मल लड़की के रूप में देखकर। सारा खान की चीन से वापसी के अगले दिन बिलाल सुल्तान से नाश्ते की मेज़ पर मुलाकात हुई थी। ये सब आपकी वजह से मुमकिन हुआ। सारा ने इनकी तरफ देखा। आप फरिश्तों जैसी सफ़ात के मालिक हैं। मुझे गुनाहगार मत करो भाई। वो मामूल से कहीं ज़्यादा मुतमईन नज़र आ रहे थे। फरिश्तों जैसी सफ़ात इंसान को मिल जाएं तो दुनिया की दुनिया जन्नत कहा जाने लगता। मैं अपने तजर्बे की बात कर रही हूँ। सारा ने टोस्ट पर मार्मलेड लगाते हुए जवाब दिया। मेरे लिए तो ये दुनिया आप ही की वजह से जन्नत बनी है। मेरी वजह से या साद की वजह से, उन्होंने दफातन कहा। साद, वो चौंकी। भाई, अगर मैं साद का बाप ना होता तो मुझे तो शायद कभी तुम्हारे बारे में पता भी ना चलता। और अगर मुझे अपने बेटे से इतनी शदीद मोहब्बत ना होती कि इसके सारे मामलात को मैं अपने मामलात बना लेता तो तुम तो इसके चले जाने के यूं ही चीज़ों का सहारा लेती, कदम कदम चलती, लड़खड़ाती ज़िंदगी ही गुजारे चली जाती। मुझे क्या किसी को भी ख्याल ना आता कि तुम्हारी मदद करनी चाहिए। वो दम बखुद बैठी इनकी तरफ देख रही थी। हैरान होने की ज़रूरत नहीं, उन्होंने कहा। तुम्हें अगर ममनून ही होना है तो मेरी नहीं, साद की हो। किसी ने मुझे स्पाट किया था, क्यों नहीं किया था क्या? सारा ने इसी कैफे में इनकी तरफ देखते हुए सर हिलाया। मुझे तुम्हारी फिटनेस और ट्रेनिंग पोजीशन की रिपोर्ट्स मेल कर दी गई थी कि सुपर क्लास रिपोर्ट्स हैं, A1। उन्होंने मौजू बदल दिया। सारा ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। अब 1-2 दिन में ने ये फैसला करना है कि वापस सर्कस विंग में कब दाखिल होगी तुम। वो कह रहे थे। सारा जैसे कड़क कर आसमानी बिजली गिरी थी। सर्कस रिंग में, इसने यूं कहा जैसे इस लफ्ज़ से नाबलद हो। हाँ भाई, सर्कस रिंग। उन्होंने सर हिलाया। इतनी अच्छी फिटनेस और ट्रेनिंग के बाद यूं ही हाथ पर हाथ धरे रख कर बैठे रहने का इरादा है क्या? इनकी तरफ देखती रह गई। अल्लाह ने जो नेमत तुम्हें वापस की है, इसे काम में नहीं लाओगी क्या? लेकिन मैंने तो सर्कस के रिंग में वापसी दाखिल होने का कभी सोचा भी नहीं, वो बड़बड़ाई। तो फिर ज़िंदगी कैसे गुजारोगी? अपनी लिविंग कैसे मैनेज करोगी? उन्होंने बेतासुर लहजे में पूछा। आप, वो कुछ कहते कहते रुक गई। मेरा काम तुम्हारी ज़िंदगी में यहीं तक था भाई। मैं एक प्रैक्टिकल इंसान हूँ। बेअमली और दूसरों पर इन्हिसार करके बैठे रहना मुझे ज़ाती तौर पर सख्त नापसंद है। तुम्हारी सेहत बहाल ना हो पाती या किसी वजह से तुम इतनी नॉर्मल ना हो सकती तो मैं ज़रूर उम्र भर तुम्हें सपोर्ट करता। लेकिन अब तुम माशाल्लाह फिट हो, नॉर्मल हो। तुमने ज़िंदगी कैसे मैनेज करनी है मुझे बताओ। मैं इसके लिए तुम्हारी मदद को हाजिर रहूँगा, लेकिन करना तो बहरहाल तुम्हें खुद ही है। अब वो नैपकिन से मुंह साफ करके उठ गए और अगले लम्हे वो कमरे से बाहर जा चुके थे। मगर अपने पीछे नाश्ते की मेज़ पर बैठी सारा खान के ईद गिर्द वो बहुत से सवाल छोड़ गए थे। आसमान पर उड़ते उड़ते इसे उन्होंने यकायक वापस ज़मीन पर आ जाने का इशारा दे दिया था। सारा खान को दूसरों पर इन्हिसार छोड़कर खुद अपनी ताकत और हिम्मत के बल पर ज़िंदगी गुजारना थी। इनकी गुफ्तगू का लब्बे लबाब यही था। रकू, इस नई सूरत हाल पर सोचते सोचते अचानक एक नाम इसके होठों पर आया। इसने तेजी से दाएं बाएं देखा। सीमी आंटी, इसने बुलंद आवाज़ में कहा था और नाश्ता अधूरा छोड़कर सीमी आंटी को पुकारती डाइनिंग हॉल से बाहर निकल आई थी। कितनी अजीब सी बात है, जेब में चंद पाउंड डालकर तुम ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में ख़रीदारी करने चली आई हूँ, जबकि
खरीदना तुम्हें कुछ भी नहीं। साथ ने अपने साथ चलती नादिया से कहा, जो हल्की बारिश से बचने के लिए छाता सर पर ताने दाएं बाएं देखती हर स्टोर में सजी चीज़ें देख रही थी। ज़रूरी तो नहीं कि इंसान खरीदारी ना कर सके तो बिकने वाली अशिया भी ना देखे। नादिया ने चलते चलते रुक कर कहा। इसकी नज़रें स्टोर के चमकते शीशों के पीछे सजे आउटफिट्स पर रुक गईं। साद ने जब तभी रुक कर इसकी नज़रों का ताक़ुब किया। अरसे के बाद जब तुम पहली बार मुझे इस शहर में मिले थे तो तुमने मुझे इसी स्टोर से कोट खरीद कर दिया था। तुम्हें याद है ना? नादिया ने सरगोशी के से अंदाज में कहा। क्या तुम समझती हो कि अब तुम्हें इस जगह से ख़रीदारी नहीं करवा सकता? साद ने इसी अंदाज में जवाब दिया जैसे नादिया बोली थी। अगर तुम ऐसा समझती हो तो ये तुम्हारी भूल है, वैन इसके पीछे खड़े होते हुए बोला। नादिया ने मुड़कर साद की तरफ देखा। सिया पतलून पर इसने सुरमई रंग का कीमती रेन कोट पहन रखा था। इसके चेहरे पर नरमी थी और इसके बाल इसके मखसूस अंदाज में पेशानी पर बिखरे थे। वो उसे देखते हुए मुस्कुरा दी। तुमने इस जगह चलते आते जाते लोगों के एक्सीडेंट को नहीं देखा? इसने साद से सवाल किया। इस सब सिर्फ नज़ारा करने ही तो आए हैं। ख़रीदारी तो बहुत कम लोग करते हैं यहाँ से। लेकिन फिर भी, साद ने कहना चाहा। फिर भी कुछ नहीं, वो मुस्कुराई। हम यहाँ सिर्फ लोगों और स्टोर में रखी चीज़ों को देखने आए हैं। एक छोटी सी नज़र तफरी। इसके बाद अच्छे से इंडियन रेस्टोरेंट से खाना खाएंगे। मुझे यकीन है तुम ये खाना मुझे खिला ही सकोगे। साथ मुस्कुराते हुए अपनी इस गुड़िया जैसी बहन को देखा जिसकी नज़रें इतनी शफाफ और पाक थीं कि इसे इन पर रश्क आता था। चलो अब आगे चलते हैं। नादिया ने अपना रुख सीधा करते हुए आगे कदम बढ़ाए। नादिया के ये हल्का फुल्का अंदाज देखकर वो भी इस मशहूर ज़माना फैशन स्ट्रीट के स्टोर्स और यहाँ घूमते फिरते लोगों का नज़ारा करने पर ज़हनी तौर पर तैयार हो गया था। यहाँ नज़र आने वाले लोगों की अक्सरियत सयाह थी। वो मुख्तलिफ चेहरों को देखते हुए इनकी कौमियत का अंदाज़ा करते हुए रेनकोट की जेबों में हाथ डाले नादिया के पीछे चल रहा था। चलते चलते वो ऑक्सफोर्ड सर्कस तक पहुंच गए और फिर जैसे इसकी नज़र धोखा खा गई और एक चेहरे पर रुक गई थी। इर्द गिर्द चलते लोग, गाड़ियों और बसों की आवाज़ें, बच्चों का रोना और शोर, सब कुछ जैसे साकित हो गया था। कायनात का असर अपनी जगह पर ठहर गया था। सब कुछ पस मंज़र में था। सिर्फ वो एक चेहरा पेश मंज़र पर था। जब मैं तुम्हारे चेहरे को देखता हूँ, इसमें एक चीज़ भी ऐसी नहीं जिसे तब्दील किया जा सके। इर्द गिर्द 9 मार्च की आवाज़ बाज़गश्त करने लगी थी। इसी दम इस चेहरे ने मुस्कुराते हुए दाएं तरफ देखा था। कायनात एक मर्तबा फिर साकित हो गई थी और जब तुम मुस्कुराती हो तो जैसे तमाम दुनिया ठहर जाती है। बुलदा 9 मार्च गा रहा था और साथ सुल्तान का दिल बेतरह धड़क रहा था। किसी मामूल की तरह चलता हुआ आगे बढ़ आया था। इससे आगे चलती नादिया पीछे रह गई थी। इसी तरह आलम बेखुदी में आगे बढ़ते बढ़ते इसे अचानक एक ख्याल आया। इसने रुक कर गर्दन पीछे मोड़ कर देखा। नादिया इससे फासले पर रुक गई थी। छाता सर पर ताने वो झिलमिलाई आंखों के साथ मुस्कुरा रही थी। इसकी नज़रें इसे पैगाम दे रही थी। लो अजनबी चेहरों के दरमियान अपने शनासा चेहरे को पहचानो और ये काम तो ज़रा भी मुश्किल नहीं है। लाखों के मजमे में भी ये एक चेहरा ढूंढना भी मुश्किल नहीं है ना। वो इशारा करने लगी थी। जाओ, आगे बढ़ो और इसके साथ साथ हम कदम हो जाओ। आज तुम्हारा दिन है। इसने झिलमिलाती नज़रें और कपाते होठों के साथ मुस्कुराती नादिया को देखा और गर्दन सीधी करते हुए इस नुक्ते की तरफ देखने लगा जिसने कायनात की हर जुम्बिश रोक दी थी। फिर इसकी नज़र इस चेहरे के साथ नज़र आने वाले एक और चेहरे पर पड़ी और कायनात वापस चीखने चिंगाड़ने लगी थी। इसके हलक तक में कड़वाहट उतर आई थी। इसका दिल फौरन आंखें बंद कर लेने को चाहा। इसने गहरा सांस लेते हुए आंखें बंद की और अगले लम्हे वापस मुड़ गया। नादिया ने हैरत से इसकी तरफ देखा। वो नादिया को वहीं खड़ा छोड़कर आगे बढ़ गया था। नादिया ने अश्कबार नज़रों से महानूर के साथ खड़े बिलाल सुल्तान की तरफ बेबसी से देखा और मुड़कर भागते कदमों से चलती साद के करीब पहुंच गई। इसका सांस फूल रहा था। क्यों चले आए? इसकी तरफ गए क्यों नहीं? वो फूले सांस के साथ इसके साथ तेज कदमों से चलती पूछ रही थी। एक ही गिला था ना तुम्हें मोहब्बत से?
اگر وہ محبت تھی تو اس میں تڑپ کیوں نہیں تھی؟ اس میں ڈھونڈ نکالنے کا جنون کیوں نہیں تھا؟ دیکھو وہ اس آزمائش پر پوری اتری، کہاں کہاں کیسے کیسے تمہیں تلاش کرتی، تمہاری کھوج لگاتی، تم تک پہنچ چکی ہے۔ اس نے قریہ قریہ پھر کر تمہیں ڈھونڈ نکالا ہے۔ کیا اب بھی تمہاری تسلی نہیں ہوئی؟ کیا اب بھی تم اسے واہمہ قرار دو گے؟ اس سے زیادہ تیز قدموں سے چلتا وہ جواب نہیں دے رہا تھا۔ بولو، بتاؤ سعد، تم اتنے پتھر دل کیوں ہو گئے ہو؟ نادیہ نے اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا تھا۔ وہ رک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے پھنکارا، تم جانتی تھی نا، تم دانستہ مجھے یہاں لائی تھی نا آج؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ہاں، نادیہ نے تھکن بھرے لہجے میں جواب دیا تھا۔ اس کی گرفت سعد کے بازو پر کمزور پڑ گئی تھی۔ جب یہ بازو اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا، تم نے اچھا نہیں کیا، تمہیں یہاں تک ان کی رہنمائی کی، جبکہ تم جانتی تھی کہ… وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ہاں، میں جانتی تھی، وہ بلند آواز میں چیختے ہوئے بولی تھی۔ میں سب جانتی تھی، مجھے سب معلوم ہے، وہ سب جو تم نہیں جانتے، وہ سب جو تمہیں ابھی جاننا ہے، وہ کہہ رہی تھی۔ آسمان سے گرتی ہلکی پھوار تیز بارش میں بدل گئی تھی اور وہ دونوں وہاں کھڑے بھیگ رہے تھے۔ میں نے تم سے کہا تھا نا، مجھے اپنے ساتھ وہاں نہ لے جاؤ، وہ بھاگ لے گا۔ بلال سلطان نے برساتی اتار کر نور الدین کو پکڑاتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی پتا تھا وہ بھاگ لے گا۔ ماں مسکرائی۔ نور الدین انکل، کیا اچھی سی چائے پینے کو مل سکتی ہے؟ اس نے نور الدین سے سوال کیا۔ ضرور، مگر کون سی، دارجلنگ والی یا سیلون والی؟ نور الدین نے اپنے چوڑے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ کوئی سی بھی، مگر خوشبودار اور گرم ہونی چاہیے۔ ابھی لیجیے۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ پھر بھی تم مجھے اپنے ساتھ لے کر چلی گئیں؟ بلال سلطان نے پوچھا، جبکہ اس کو دیکھنے کی تڑپ نے آپ کو وہاں تڑپ لے کر وہاں گئی تھی۔ دیکھا، مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں کیا اترا تھا؟ وہ خون تھا یا نفرت؟ میں فرق نہیں جان پایا۔ آپ کو نہ لے کر جاتی؟ مانو نے ان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میرے دل میں موجود تڑپ آپ کی تڑپ سے زیادہ تھی کیا؟ شاید نہیں، وہ سادگی سے بولے، مگر میرے لیے اس کے دل میں کیا ہے خوب جانتی ہو تم۔ نفرت، انتقام، بدگمانی۔ اسی پٹی کو تو اتارنا ہے۔ مہانور سنجیدگی سے بولی، آپ کا بیٹا بھی خوب ہے، ٹاسک پر ٹاسک دیے چلا جا رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے میں ایک ایسے ریالٹی شو میں شرکت کر رہی ہوں جس میں جیت جانے کی صورت میں مجھے انعام میں سعد سلطان ملے گا۔ اتنا ہی تو قیمتی ہے میرا بیٹا، بلال سلطان نے کہا۔ ٹاسک تو پورے کرنے پڑیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا، مانو نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ جب تک سردار چچا نے مجھے سب تفصیل نہیں سنائی تھی، میں بھی آپ کے بارے میں ایسے ہی جذبات رکھتی تھی دل میں، اور اب آپ سے اتنی ہی شرمندہ ہوں۔ اتنا ہی شرمندہ اس کو بھی ہونا پڑے گا، ادھوری معلومات پر راستہ کھوٹا کر لینے والا احمق۔ اس نے سر جھٹکا۔ کیا انعام ہے بھائی، کیا ریالٹی شو ہے؟ وہ مسکرائی۔ لیکن انکل سعد کے رد عمل سے تو آپ واقف تھے۔ آپ نے نادیہ کا ریاکشن دیکھا؟ میرا تو دل رک سا گیا اس کے آنسو دیکھ کر۔ سعد کو جانے دیتے، نادیہ کو تو گلے لگا لیتے آگے بڑھ کر، ایک کے بعد ایک۔ بلال سلطان اداسی سے مسکرائے۔ بچھڑی ہوئی اولاد سامنے آن کھڑی ہوتی ہے۔ تم جانتی ہو، نادیہ کو دیکھ کر کتنے ہی لمحے میرے ہاتھ پاؤں بلکہ پورا جسم سن سا ہو گیا۔ مجھے لگا میں ہلکی سی جنبش بھی کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ شاید فالج کا شکار ہو جانے والے لوگوں کی کیفیت ایسی ہی ہوتی ہوگی۔ وہ کہہ رہے تھے۔ میں اپنی پوری ہمت جمع کر کے جیسے ہی اس کی طرف بڑھنے لگا، وہ مڑ کر سعد کے پیچھے چلی گئی، اور اس کے پیچھے سعد تک پہنچنا کم از کم آج کے دن میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ وہ ٹوٹے ہارے ہوئے لہجے میں بول رہے تھے۔ مانو انہیں غور سے دیکھ رہی تھی۔ چٹان نظر آنے والا یہ شخص اندر سے کیسا کمزور اور بھربھرا ہو چکا ہے، کیا کسی کو معلوم ہوگا؟ وہ سوچ رہی تھی۔ مجھے افسوس ہے کہ تم میری نیت پر شک کر رہے ہو، میں نے ایسا کبھی سوچا بھی نہ تھا، نادیہ نے بسورتے ہوئے کہا۔ کب سے رابطے میں ہو تم ان سے؟ سعد نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے اپنا سوال کیا۔ ان سے کن سے؟ وہ حیران ہوتے ہوئے بولی۔ میں صرف مہنور سے رابطے میں تھی، وہ بھی وومن زادے کے ذریعے۔ وومن؟ وہ چونکا، اس کے ہونٹ سکڑے، گویا یہ کوئی لمبا چکر ہے۔ ہاں، نادیہ نے اپنے اٹھے شانے گراتے ہوئے اپنے ہاتھ اپنی گود میں رکھے۔ یہ لمبا چکر ہے، مگر میں نے تمہیں بتایا تو تھا،
کہ یہ دنیا بہت چھوٹی ہے، ہم گھوم پھر کر دوبارہ ایک ہی نقطے پر پہنچ جاتے ہیں۔ اچھا، وہ طنزی انداز میں ہنسا، جیسے تم اور تمہارے ڈیڈی گھوم پھر کر آج ایک ہی نقطے پر پہنچ گئے۔ تم میرا دل چھننی کرنا چاہتے ہو؟ نادیہ نے سوال کیا۔ اور اگر تمہیں ایسا کرنے سے کوئی تسلی ہو سکتی ہے تو تم ایسا بھی ضرور کر لو، جبکہ تم بھی جانتے ہو کہ اجنبیوں کے اس ہجوم میں ڈیڈی کے لیے شناسا چہرہ صرف تمہارا ہو سکتا تھا۔ نادیہ کی آواز میں ایسا درد تھا، ایسی شکست تھی کہ سعد کا دل لمحہ بھر کے لیے کانپ اٹھا۔ اور میرے لیے اس ہجوم میں شناسا چہرہ صرف تمہارا تھا، اس نے نادیہ کے گھٹنے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ نادیہ سر جھٹکتے ہوئے مسکرا دی، جیسے میں جانتی نہیں۔ اس نے سعد کی طرف دیکھا۔ وہ تمہارے پیچھے خوار ہوتے یہاں تک پہنچی ہے سعد، تمہاری خاطر بیچاری کہاں کہاں نہیں پہنچی۔ فضل حسین اور مونا آنٹی، فضا ظہور، نور فاطمہ، سائیں اختر کی جھونپڑی، میرا میل باکس اس کی سنائی داستان سے بھرا پڑا ہے۔ کہو تو دکھا دوں۔ فضل حسین اور میمونہ بھی، فضا ظہور، نور فاطمہ، سائیں اختر۔ سعد نے چونک کر نادیہ کی طرف دیکھا۔ ان ناموں کی نادیہ کی زبان سے ادائی ہی نہ یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ وہ محبت کیا تھی، وہ جنون کیسا تھا، تڑپ کتنی تھی، بے قراری کا کیا عالم تھا۔ سعد نے بے یقینی کو یقین میں بدلنے کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ پیچھے سے آنے والی اس پکار کا اس نے جس قدر طویل انتظار کیا تھا وہی جانتا تھا۔ آج وہ بے حیثیت نہیں رہا تھا، صاحب حیثیت ہو چکا تھا۔ جاؤ، میں تم سے نہیں بولوں گی، بانو نے اپنی قمیض کو گھٹنوں پر پھیلاتے ہوئے کہا اور چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ ہلکے زرد رنگ کی سیاہ سی شلوار قمیض پر زرد اور بھورے رنگ کے امتزاج کی اسٹولر اوڑھے وہ ہمیشہ کی طرح معصوم، بے ریا اور سادہ لگ رہی تھی۔ وہ ایک ٹک اس کے سراپے کو دیکھ رہا تھا اور دیکھے ہی چلا جا رہا تھا۔ مجھ تک یہاں آ پہنچی ہو اور مجھ سے ہی نہیں بولو گی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بھلا بتاؤ، تم مجھ سے کیوں نہیں بولو گی؟ اس لیے کہ تم نے کبھی میرے سامنے تو مجھ سے اپنی محبت کا اقرار نہیں کیا اور خود کو میرے لیے جیک پاٹ بنا کر یہاں آ بیٹھے ٹاسک پر ٹاسک پورے کرنے کے لیے۔ بس، میں تم سے ہرگز نہیں بولوں گی، اس نے دوبارہ چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ محبت کا اظہار نہیں کیا تو تمہیں کیا الہام ہوا تھا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں؟ وہ مسکراتے ہوئے وہاں آ بیٹھا جس طرف مانون نے چہرہ پھیرا تھا۔ مجھے نہیں پتا، وہ نروٹھے پن سے بولی۔ اتنی بار اظہار کیا تھا کہ کوئی کیا کرے گا، اس نے اس کا چہرہ پکڑ کر اپنی طرف اٹھاتے ہوئے کہا۔ یاد کرو، منگو کے میلے میں سائیں نے تم سے کیا کہا تھا؟ مانو کی نظروں کے سامنے وہ پرانا منظر گھوم گیا۔ یاد کرو، سید پور فیسٹیول میں تمہاری غلطیوں سے بھرپور پینٹنگز مہنگے داموں کس نے خریدی تھی؟ میں اس کی منہ مانگی قیمت ادا کرنے پر بھی تیار ہوں، وہ لڑکا ماہنور کے سامنے کھڑا کہہ رہا تھا۔ یاد کرو، میوزیکل ایوننگ میں اچھی عشق آتش لائی ہے، کس نے گایا تھا؟ اور یاد کرو، ایک چیختی چلاتی سوال کرتی دیوانی لڑکی کو ہائی لائٹ ہونے سے کس نے بچایا تھا؟ وہ یاد کراتا چلا جا رہا تھا۔ یاد کرو تمہیں وہ گانا بطور خاص کس نے سنوایا تھا؟ ایک اور منظر ماہنور کی نظروں کے سامنے گھوما۔ تمہیں ہر اس جگہ پر جہاں میں کبھی کسی اور کو لے کر نہیں گیا تھا، کون لے کر گیا تھا اور کس لیے لے کر گیا تھا؟ مانو نے یاد کرتے کرتے خجالت سے تھوک نکلا۔ اتنی بار اظہار کے باوجود اگر کوئی پاگل محبت کے پیغام کو نہ سمجھے تو میرا کیا قصور؟ وہ ہنسا۔ محبت تھی کہ کوئی پہیلی؟ اس نے ناراضی سے سر جھٹکا۔ میری محبت تھی نا، وہ مسکرایا۔ اس کے اظہار کا انداز بھی مختلف ہونا چاہیے تھا۔ تو لفظ سیدھے سیدھے بولتے جیسے تمہاری زبان الٹ جاتی تھی۔ اتنا مجھے خوار کیا، اتنا مجھے رلایا، اتنا حسد اور رقابت میں مبتلا کیے رکھا۔ اس نے ایک بار پھر سر جھٹکا۔ ہاں ہاں، وہ کھل کر ہنس دیا۔ غلطی ہو گئی، میں بھول گیا تھا کہ میری محبوبہ کو پزل اور بھول بھلائیوں جیسی چیزوں سے بہت چڑ ہے، جتنی چڑ تھی اتنا ہی تم نے مجھے گھمایا۔ وہ منہ بسور کر بولی۔ میری پڑھائی بھی رہ گئی، میری ممی بھی مجھ سے ناراض ہیں۔ اوہ، آئی ایم ایکسٹریملی سوری، وہ لجاجت سے بولا، مگر میں بھی کیا کرتا، میں ہوں ہی ایسا مشکل ٹاسک۔ تم بہت خراب ٹاسک ہو۔ آتے آتے وہ پیغام محفوظ کر آئے میرے لیے اپنے آئی فون میں۔
کہاں کہاں نہیں جانا پڑا مجھے اختر کی کٹیا۔ اف، اسے یاد کر کے جھرجھری سی آئی۔ فضل حسین اور میمونہ بھی ڈھوک کھو کر، اور وہ بے نور فاطمہ، یا اللہ سعد، وہ بیچاری کتنی دکھی، مگر کیسی حوصلے والی عورت ہے نا، محبت کی ماری ہے نا۔ سعد نے کہا، محبت ایسا ہی حوصلہ اور ایسا ہی صبر طلب کرتی ہے جیسا نور فاطمہ میں ہے، مگر کتنی عجیب بات ہے کہ میں نے اپنے دل کی وہ باتیں ایسی جگہ محفوظ کیں جہاں کا مجھے پتا تھا کبھی تم پہنچ نہیں پاؤ گی، مگر تم وہاں تک پہنچ گئی۔ یہ کیسی حیران کن بات ہے۔ یہ حیران کن اس لیے نہیں ہے کہ یہ محبت کا اعجاز ہے، واہمے کا نہیں۔ تم جانتے ہو تمہارا وہ آئی فون مجھے کس نے دیا؟ سعد نے جواب دیے بغیر پہلو بدلا۔ تم جانتے ہو بلال انکل نے وہ شہر اسی روز پڑھ لیا تھا جو تم نے ان کے بارے میں اگلا تھا جب تم وہاں سے یہاں آئے تھے۔ سعد دوسری طرف دیکھنے لگا۔ تم جانتے ہو تم سے کتنی محبت کرتے ہیں، تم جانتے ہو تم نے انہیں دکھ کی کس انتہا تک پہنچا دیا، ادھر ادھر سے کے خلاف ادھوری شہادتیں اکٹھے کرتے رہے اور پھر ان پر فرد جرم عائد کیے بنا، ان پر کوئی مقدمہ چلائے بغیر انہیں ڈیتھ سیل میں ڈال کر خود یہاں چلے آئے۔ تم جانتے ہو تم نے کتنی بڑی زیادتی کر ڈالی انجانے میں، وہ کہہ رہی تھی۔ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتی، وہ بھاری آواز میں بولا تھا۔ غلط کہہ رہے ہو، دراصل تم کچھ بھی نہیں جانتے، مانور نے سختی سے کہا، اور تم نے مجھے بھی مس گائیڈ کیا۔ پلیز مانور، مجھے ان کی سنی سنائی کہانی مت سنانا، اگرچہ میں معاف کر دینے اور نظر انداز کر دینے کا سبق پڑھ چکا ہوں اور میں نے انہیں معاف بھی کر دیا۔ سعد نے کہا، تم انہیں کیا معاف کرو گے؟ مانور کے لہجے میں غصے کی جھلک اتری۔ جو تم نے ان کے ساتھ کیا، الٹا تمہیں ان سے معافی مانگنی پڑ جائے گی۔ بچو، میری بات دھیان سے سنو، خبردار جو درمیان میں بولے تو، وہ کہہ رہی تھی، اور اسے بغیر ایک لفظ بولے دھیان سے سننا پڑ رہا تھا۔ کیا تم اپنے اس کم ظرف، انا پرست اور خود پسند باپ کو معاف کر سکتی ہو؟ نادیہ کے کمرے کے چھوٹے سے فلیٹ میں بلال سلطان ایک معمولی سی کرسی پر بیٹھے نادیہ سے پوچھ رہے تھے، مجھے پہلے اس بات کا یقین کر لینے دیں کہ آپ مجھ سے ملنے میرے لیے یہاں تک آئے ہیں، آپ میرے سامنے موجود ہیں۔ نادیہ نے کانپتی آواز میں جواب دیا، یہ ایک ایسی کون سی ناقابل یقین بات ہے؟ وہ افسردگی سے بولے، مجھے تو بہت پہلے تم تک پہنچنا چاہیے تھا، مجھے تو تمہیں تمہاری ماں کے ساتھ جانے ہی نہیں دینا چاہیے تھا، مگر میں ناپرست خود پسند شخص اپنی ان دونوں خامیوں کے ہاتھوں بہت بڑی غلطی کر گیا۔ اس میں آپ کا کیا قصور تھا؟ جو کچھ آپ کو بتایا گیا، اس کو سننے کے بعد آپ کو یہی کرنا چاہیے تھا۔ نادیہ نے سادگی سے کہا، نہیں، میں اپنی ذات کے احسان میں محسوس شخص تھا، میں نے رشتوں کی قدر کرنا چھوڑ دی تھی، اور دیکھو رشتوں کے معاملے میں میرے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا، کبھی کسی اور کے ساتھ بھی ایسا ہوتے دیکھا ہے؟ انہوں نے نادیہ کی طرف دیکھا۔ آپ نے جو بھی کیا مجھے اس کا گلہ نہیں ہے، نادیہ نے کہا، لیکن آج جو بھی ٹیسٹ کرانا چاہیں، جیسے بھی جانچنا چاہیں جانچ لیں، مجھے یقین ہے میں آپ ہی کی بیٹی ہوں، مجھے کسی جانچ کی ضرورت نہیں، تم آج جو ہو جیسی ہو، یہی اس بات کا یقین کے لیے کافی ہے کہ تم میری بیٹی ہو۔ بلال نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر چومتے ہوئے کہا، پھر میں آپ کو آپ کے سامنے ڈیڈی کہہ کر پکار سکتی ہوں نا؟ نادیہ نے آنسوں میں بھیگی آواز کے ساتھ پوچھا۔ 100 بار، 1000 بار، عمر بھر۔ بلال پاگلوں کی طرح اس کے ہاتھ، سر اور پیشانی چوم رہے تھے۔ قسمت سے لڑنے کے لیے پیسہ جمع کرنا، یہ شخص دولت کے انبار میں چھپ کر بھی اپنی قسمت پر قادر نہ ہو سکا تھا۔ اپنے وقت کا انتظار کرتے کرتے اس کی عمر گزر گئی، اس کا وقت اس وقت تک نہیں آیا جب تک اس کے آ جانے کا حکم اس عظیم طاقت نے نہیں دیا جسے ہم اپنا رب مانتے ہیں۔ یہ ہائیڈر پارک ہے اور میں اس کے اسپیکرز کارنر کی طرف جا رہا ہوں، اس کے ساتھ پیدل چلتے شخص نے کہا تھا۔ شوق سے جائیے اور جی بھر کر گالیاں دیجیے، ضرور، اگر تم کان لگا کر سنتے نظر آؤ تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے، گالیوں کے زیر سایہ ہی پل کے جوان ہوئے ہیں ہم، جب ہی جوان ہوتے ہی خودکشی کرنے چل پڑے تھے، گالیاں سنتے سنتے بے مزہ ہونے لگے تھے شاید، افسوس میری وہ کوشش ناکام ہو گئی، میں بہت سے معاملات میں اناڑی ثابت ہوا ہوں، مجھے ایسے کہنا مشق کھلاڑی کے بیٹے ہو کے بھی اناڑے نکلے، افسوس، آپ نے سب سکھا دیا، ایک درخت پر چڑھنا نہیں سکھایا، میں تمہارا باپ ہوں، خالہ نہیں سمجھے، خالہ تو وہ ہے جو مجھے
रेस्टोरेंट और मेंशन वगैरह वगैरह का मालिक करार दे रही थी। आप उम्र भर मुझे झांसा देते रहे। मैं ख्वाह खुद को मिरासियों का नवासा समझता रहा। मिरासन खाला की गोद में पल रहे थे। वो तो मैं बचा ले आया। चंद माह की रफाकत ने माशाल्लाह खूब असर छोड़ा था। रहते ही इसकी गोद में तो अल्लाह जाने क्या हाल होता। याद रहे, इसी खाला की बेटी आपकी बहू बन चुकी है। अल्लाह आपकी अगली नस्लों पर रहम करे। फिक्र मत करो, वो सिराज सरफराज की भी बेटी है। शुक्र करें, शक्ल सूरत में माँ पर और मिजाज में बाप पर गई है। भाई, आप कुछ मामलात में बहुत लकी हैं। ऐसा वैसा, जैसे कि मैं तुम जैसे अहमक बेटे का बाप हूँ। क्या खुश नसीबी है मेरी। माँ के कत्ल का खर उठाते उठाते बाप तक पहुँच गए। दुनिया पागल थी जो अब तक कातिल बाप को खुला छोड़ा रखा था। मैं सख्त शर्मिंदा हूँ। मुझे फिज़ा ज़हूर की पेंटिंग्स बहुत बड़े गधे हैं। आप सबूत देखो, फिज़ा ज़हूर की पेंटिंग्स। सुभान अल्लाह। मजाक बरतरफ, ज़रा रुकिए, मुझे आपके कदमों में गिर कर माफ़ी मांगनी है। सीरियसली, साद ने चलते रुक कर कहा। ड्रामेबाजी नहीं चाहिए। वो अपना सांस बहाल करते हुए बोले, ड्रामेबाजी नहीं है, मैं हकीकत में बहुत शर्मिंदा हूँ। 4 दिन से हौसला जमा कर रहा था आपका सामना करने का। तुमने मुझे बहुत बड़े कर्ब से दो चार किया। वो संजीदा हो गए। मेरा सर हाजिर है, जितने चाहे जूते मार लीजिए। वो अपना सर इनके सामने झुकाते हुए बोला, ज़रूर मारता, अगर अपनी सारी ज्यादतियों के बावजूद तुम मुझे इस कदर अजीज ना होते। इनकी आवाज़ बुला गई। अपने गुमशुदा बेटे और खोई हुई बेटी के मिलने के सदक़े इस फ़कीर को माफ़ कर दीजिए। वो बदस्तूर सर झुकाए हुए था। वो तुम्हारा सगा भाई है। मुझे दुख है, आपने कभी भूले से भी इसका जिक्र नहीं किया कि कोई ऐसा भी था। वजह जानते हो या जानना चाहते हो। नहीं जानता, मगर आपको बताने की ज़रूरत नहीं, मैं जान जाऊंगा। साद, इन्हें मालूम था, तुम्हें मालूम था तुम मेरी ज़िंदगी की वाहिद खुशी थे। तुमने खुद को मुझसे दूर क्यों किया। उन्होंने इसे शानों से पकड़ते हुए कहा, तुमने मुझे तनहा क्यों किया। जवाब में खुद पर तंज भरे अंदाज में हंस दिया। अपने तय आपको सज़ा देने के लिए, क्योंकि मेरा ख्याल था इससे बड़ी सज़ा आपके लिए कोई और हो ही नहीं सकती। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त था। उन्होंने सर झटकते हुए कहा, यार मैं तो पहले ही अपने नाकर्दा जराइम की सज़ाएं भुगत रहा था। तुमने मुझे महरूम करार दे दिया। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कोहता नज़र साबित हुआ। तुम्हारा क्या ख्याल है मेरे लिए। तुम्हें ढूंढ निकालना मुश्किल था क्या। कुछ देर इसे देखते रहने के बाद बिलाल सुल्तान ने सवाल किया। मैं तो हैरान था, आपको वाकई मैं नहीं मिला या आप जानबूझकर अनजान बने रहे थे। इसने जवाब दिया, मैंने दानिस्ता महानूर के हाथ में पकड़ा दी, जिसका एक सिरा तुम्हारी उंगली में बंधा था। मुझे भी देखना था वो तुम्हें कितना चाहती है। आपने देख लिया। इसके लहजे में फ़ख्र उतरा। हाँ, उन्होंने सर हिलाया। तुम्हें इतना ही चाहती है जितना तुम्हारी माँ तुम्हें चाहती थी, शायद। साद ने सर हिलाया। अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी तीफे लाटनों से महफूज रखे। तुम खुशकिस्मत हो जो तुम्हें इस कदर चाहने वाली लड़की का साथ मिल गया। अरे अभी कहाँ, अभी तो इसकी मम्मी के सामने उर्दू अप्रूव होना बाकी है। मेरे बेटे हो, तुम्हें कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। वो यकीन से बोले। ऐसा। इसने बेयकीनी से इनकी तरफ देखा। हाँ, उन्होंने सर हिलाया और आगे चल दिए। डैडी, साद ने पीछे से पुकारा। हाँ बोलो। बिलाल सुल्तान ने मुड़कर देखा। क्या आपने मुझे माफ़ कर दिया। मैंने आपकी आजमाइशों में इजाफे करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने तुम्हें माफ़ किया। मुझे फ़ख्र है, तुम्हारा बाप हूँ। तुम। उन्होंने मुस्कुरा कर इसकी तरफ देखा, जिसने मुझे याद दिलाया कि जब हम इस पोजीशन में होते हैं कि किसी के काम आए तो हमें क्या करना चाहिए। मुझे कहने दीजिए डैडी, आप बहुत ग्रेट हैं। मुझे आपका बेटा होने पर फ़ख्र है। साद ने डबडबाई नज़रों से इन्हें देखा और आगे बढ़कर इनके सीने से लग गया। अच्छा, तो मैं आप समझी ये चक्कर था सारा। फायज़ल अखबार पढ़ते जवार की तरफ देखा और सब कुछ आपकी मिली भगत से हो रहा था। शक्ल से कितने मासूम लगते हैं आप। तो क्या मैं मासूम नहीं हूँ। जवार ने सहमी हुई आवाज़ में पूछा। आप जैसे 10 मासूम और पैदा हो जाएं तो दुनिया तो मासूमियत का गहवारा ही बन जाए। फायज़ल ने कहा, लें बताएं भला, लड़की नाक के नीचे लड़के के लिए ख्वार होती रही और मुझे पता ही नहीं। मैं इसके सेमेस्टर ज़ाया होने का रोना रोती रही। इसके कैरियर के बेड़ा गर्क हो जाने पर वाविला मचाती रही। और वो दोनों
और ये दोनों बाप बेटी खुफिया मंसूबे बनाकर कभी इस्लामाबाद चल पड़ते और कभी पासपोर्ट वीज़ा बनवाने के चक्करों में मगन रहे। एक इंतहाई अच्छा दामाद ढूंढने के लिए इंसान को पापड़ तो बेलने ही पड़ते हैं। कैसे क्या एक काबिल फ़ख्र दामाद नहीं ढूंढ निकाला मैंने आपके लिए, जबान ने शरारत भरे अंदाज में कहा। दामाद? फायजा ने सर झटका। तोबा तोबा, कितने ट्यूट्स एंड टर्नर्स हैं दामाद की फैमिली की दास्तान में। मैं कभी माँ का मर्डर होता है और कहीं भाई गुम हो जाता है, इसे सरदार भाई उठा ले जाते हैं और फिर पता चलता है कि दामाद साहब तो खतीजा फातिमा आपा के करीबी रिश्तेदार भी हैं। फिर कहीं से एक बहन भी मंजर पर आ जाती है। हमेशा से साबरा भाभी के साथ आने वाला घामड़ सा खारी इसका भाई निकल आता है और फिर वो अपने बाप से नाराज़ होकर लंदन चला जाता है, जहाँ ये मेरी बेटी मेरी ही लाइल्मी में इसके पीछे पहुँच जाती है। तोबा तोबा, मेरा तो सर घूम जाता है इस दास्तान पर खुद गौर करते करते। अभी तो ध्यान के अल्लाह जाने कितने लिंक्स मिसिंग होंगे, इसलिए अर्ज़ करना चाहता हूँ आप इस दास्तान के नशेब व फराज पर गौर करने के बजाय बेटी की शादी की तैयारियों पर तवज्जो दें। आप कहानी के एंड प्रोडक्ट को देखें। सास सुल्तान जैसा दामाद तो चिराग लेकर भी नहीं मिलने वाला था आपको, जवान ने कहा। अरे छोड़ें, बेटी का कैरियर घुमा कर मिलने वाला दामाद किस काम का भई? आपने भी इसके बाप के सवाल पर फौरन आमना व सतकन कहा, जैसे ज़रा सी देर हो जाने पर इसने हाथ से निकल जाना था। फायजा उठते हुए बोली, आपकी बेटी आमना सतकन पहले ही कह चुकी थी। मैंने और बिलाल साहब ने तो रस्म ही पूरी की। जवान मुस्कुराए। इसीलिए कहा था ये लड़की किसी न किसी को ज़रूर लेट डाउन करेगी, को नहीं सिर्फ आपको। पढ़ाई में निकम्मी निकली है ना? जवान ने शरारतन कहा। जाने दें कैरियर को, आगे देखिए क्या गुल खिलाती है। आप ध्यान से मेहमानों की लिस्ट बनाइए। मानो की शादी शहर की अहम तरीन शादियों में से एक होनी चाहिए। इस सीज़न में बस मुझे इतना ही चाहिए, वो कहते हुए कमरे से बाहर चली गईं। इब्राहिम है ना शादी की तकरीबात देखने के लिए, मुझे फिक्र करने की क्या ज़रूरत है, जवान ने कहा और दोबारा अखबार पढ़ने में मसरूफ़ हो गए। तुम देख रही हो सादिया, ये जापानी खरगोश इस लड़की के पीछे इधर पहुंचा है, इसी के पीछे ये दुखी रहता था। बेचारा यही कहता था, भाई इफ्तिखार दुख की कई शक्लें होती हैं। खाली ने बिलाल सुल्तान के घर पर बने ट्रेनिंग रूम और नई मिनी सर्कस रिंग में प्रैक्टिस करते रिजवानुल हक को देखकर सादिया के कान में सरगोशी की। हाय, फिर बोला बेचारा शक्ला। साथिया ने माथे पर हाथ मारा। उन्होंने सुन लिया या फिजा आंटी ने तो लग पता जाएगा आपको। हाय, मैं क्या करूं, मेरा तो फिटे मुंह भी थक गया है उर्दू बोल बोल के। किधर चला जाऊं? खाली ने बेबसी से कहा। आदत डालें उर्दू बोलने की। डाल तो रहा हूँ, और क्या करूँ? तोबा, जब तुम मुझे आप कहकर बुलाती हो मुझे ख्वामख्वाह अपने आप पर हंसा आ जाता है। वह हंसने लगा। जवाब में साथिया को भी बेख्तियार हंसी आ गई। चियांग सर्कस जदीद तरीन सर्कस कंपनी है। तुमने देखा, इन लोगों का स्टाइल हमारे देसी सर्कसों से मुख्तलिफ है। मैं चाहता हूँ तुम दोनों इसी तर्ज पर अपनी एक सर्कस कंपनी बना लो। बिलाल सुल्तान ने अपने सामने बैठे सारा और रकू से कहा था। सारा ने बिलाल की तरफ साथ बैठे साथ सुल्तान की तरफ देखा और लाशऊरी तौर पर अपना होंठ दांतों तले दबा लिया। सारा, डैडी ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मुस्तकबिल प्लान किया है। तुम दोनों का फाइनेंस और सपोर्ट करना तो हमारी जिम्मेदारी ठहरी। हम प्रॉफिट एंड लॉस में भी हिस्सेदार नहीं होंगे। ये खालिसतन तुम दोनों की अपनी कंपनी होगी। साथ इसकी कैफियत को समझ चुका था। हाँ ठीक है, सारा ने अपने दिल की तमाम कैफियत छुपाकर सर हिलाते हुए कहा। क्या मैंने तुम्हें हर्ट किया सारा? बिलाल सुल्तान और रकू उठकर बाहर चले गए तो साथ ने सारा सवाल किया। नहीं, सारा ने सर हिलाया। मैं तो तुम्हारी बहुत ममनून हूँ अपनी ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी के वलवले और जोश के लिए। अगर तुम ना होते तो आज मैं ना होती। सारा, मैं अब भी तुम्हारे लिए वही साद हूँ और हमेशा ऐसे ही रहूँगा तुम्हारे लिए। हर वक्त दुनिया में कहीं ना कहीं मौजूद।
बस 1 2 3 तक गिनती गिनने की देर होगी। साद ने इसके शाने पर हाथ रखा। हाँ मैं जानती हूँ, सारा ने भारी आवाज़ में कहा। लेकिन मैं बहुत खुद गर्ज निकली साद। बिलाल साहब की ज़रा सी तवज्जो ने मुझे अपनी औकात बुला दी, मुझे अपना आप बुलाया। मुझे तुम्हारा वजूद भी भूलने लगा। जब ही तो मैं ने किसी से सवाल किया, ना ही परेशान हुई कि आखिर तुम कहाँ चले गए थे। मैं ज़र्फ़ की इतनी छोटी साबित हुई कि मुझे इस सोच कर एक कमीनी सी खुशी महसूस होती रही कि तुम कहीं जा चुके हो। आप मेरे नहीं तो महानूर की दस्तरस में भी नहीं। इसने इस्तज़ाई अंदाज में बैठ हंसते हुए सर झटका। बताओ भला, कोई मेरे जैसा कमज़ोर भी हो सकता है। मुझे सीमी आंटी की दूर अंदेशी और मामला फहमी भा गई, वरना मैं तो अपने गरूर में रक्कू को भी गंवा बैठी थी। वो भी वापस चला जाता तो मैं अकेले खुद अपने लिए क्या कर पाती। ये कभी मत समझना सारा कि डैडी ने तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाने के लिए सर्कस रिंग में वापसी का मशवरा दिया है। अगर ऐसा होता तो मैं यहाँ वापसी पर इस आइडिया का सबसे बड़ा मुखालिफ होता। लेकिन यकीन करो, ये रास्ता तुम्हारी जहनी और जिस्मानी सेहत को कायम रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। खुद इंसानी का एहसास दुनिया के बेहतरीन एहसासात में से एक होता है। मेरी ये बात भी कभी ना भूलना। रही बात तुम्हारी खुदगर्जी और कमज़र्फ़ी की, तो भूल जाओ कि तुमने कभी ऐसा किया था। हम में से कोई भी मुकम्मल नहीं होता। हम सब कोताहियों और कच्चियों के मारे हुए लोग हैं। हम एक दूसरे को माफ़ करने और एक दूसरे की ख़ताओं को भूल जाते रहना चाहिए। मुझे तुम पर आज भी फ़ख्र है और तुम्हें ये देखकर मुझे खुद अपने आप पर भी फ़ख्र महसूस होता रहा है। मेरी ज़ात तुम्हारी ज़िंदगी को बचाने और इसे दोबारा कारआमद बनाने का बाइस बनी। मेरे लिए अल्लाह का इससे बड़ा है और एहसान क्या होगा। साथ कह रहा था और सारा मबूहत बैठी इसकी बात सुन रही थी। इस रात साद की खारी से मुलाकात होने वाली थी। बिलाल सुल्तान ने दानिस्ता इस मुलाकात में ताख़ीर की थी। वो खारी को थोड़ा और ग्रूम करने के बाद साद के सामने लाना चाहते थे। बड़ी शर्म आएगी मुझे साद बाऊ के सामने जाते हुए, खारी ने कंफ्यूज होते हुए सादिया से कहा था। साद बाऊ नहीं, साद भाई, सादिया ने तस्दीक की। ओए होए होए, वो झुंझला कर बोला। थोड़ा वक्त तो लगेगा बाऊ को भाई बनते हुए, बनना क्या है, वो हैं ही तुम्हारे भाई, सादिया ने कहा। अच्छा ना बहन, देखो हुन देखो वो कैसे मिलते हैं मुझसे, खारी ने कहा। और जिस लम्हे के आने से पहले वो इससे घबराया रहा था, जब वो लम्हा आया तो इसे महसूस भी नहीं हुआ कि वो इस शख्स से मिल रहा था जिसके दिल के राज से वाक़फ़ियत हासिल करने के बाद इसने अमानत की तरह से इसे अपने अंदर छुपा रखा था। आप मेले वाले साईं थे ना, वो अपने इस बड़े भाई से गले मिलते हुए सरगोशी के अंदाज में पूछ रहा था। तुम जानते थे ना, मुझे पहले ही शक था। साद ने इसे अपने साथ लगाकर इसका माथा चूमते हुए कहा था। साद बाऊ, मैं कित्थे और आप किधर, मैं कहीं से भी आपका भाई नहीं लगता। मुझे लगता है मैं ख्वाब देख रहा हूँ। खारी ने ये बात भी इसके कान में कही थी। मैं भी यही सोच रहा था कि मैं कहीं से भी तुम्हारा भाई नहीं लगता, साद ने इसके कान में कहा। तुम इतने मासूम, बेदया और नेक दिल, मैं इतना चालाक, रोक और होशियार। आप तो साईं हो जी, मेरे वाले साईं। याद है ना आपने महनूर बाजी से क्या कहा था? क्या कहा था? आपके गले में सोच की वजह इश्क है, कहा था ना कि नहीं कहा था? कहा था। तो फिर जो इश्क करते हैं वो चालाक नहीं होते, होशियार बस नहीं होते, और वो जो तीसरा लफ्ज़ भी नहीं होते जो आपने बोला, मुझे अभी वो नहीं आता। वो झिझकते हुए कह रहा था। वाह, तुम तो बड़े तेज़ हो भाई, साईं की बातें भी याद हैं, मुझे ही नहीं याद, महनूर बाजी को भी याद हैं। आपने भूलना नहीं। खारी को इस वक्त भी महानूर का ख्याल था। इफ्तिखार, अपने भाई से मिलते रहोगे, बहन से नहीं मिलोगे क्या? फिज़ा ने नादिया को आगे किया। खारी साहस से अलग होकर एक कदम पीछे हटा। नादिया को देखकर चौंकने के बाद इसने सादिया की तरफ देखा। बल्ले भाई बल्ले, पूरी अंग्रेज़ और मेरी बहन, ये हो क्या रहा है मेरे साथ? इसकी नज़रें सादिया से कह रही थी। इसकी बहन को अच्छी उर्दू नहीं आती थी और इसे अच्छी अंग्रेज़ी नहीं आती थी। वो दोनों दूसरों की मदद से ही बातें करते थे। साद और मानूर की शादी शहर का बहुत बड़ा इवेंट साबित हुई थी। इस शादी में बिलाल सुल्तान ने अपने छोटे बेटे और बेटी को भी अपने अहबाब में मुतारिफ करवाया था।
अचानक एक और बेटे और बेटी का यूं सामने आना अचंभे की बात थी, मगर इस तबके में अचंभे की बातों पर फौरी अचंभे का इजहार नहीं किया जाता था। ऐसी खबरें देर बाद में तबसरा किया जाता था। खुद बिलाल सुल्तान अब जिंदगी के स्टेज पर थे जहां इंसान लोग क्या कहेंगे जैसे खौफ से बाहर निकल जाते हैं, और बिलाल को तो शायद जिंदगी के किसी स्टेज पर भी ये खौफ लाहक नहीं रहा था। इनकी शख्सियत में कुछ ऐसा ज़रूर था कि सवाल करने वाले होंठ इनके सामने खामोश रहने को तरजीह देते थे। शादी पे राबिया कलसूम और सिराज सरफराज को दूल्हा की खाला और खालू की हैसियत से मुतारिफ करवाया गया था। शादी में खदीजा और फातिमा भी दूल्हा की खालाओं की हैसियत से शामिल थीं, और फिरजा ज़हूर से अधूरी कहानी सुनाकर छोड़ जाने का शिकवा करती रही थीं। कहानी का अंजाम तुम्हारे सामने है, देख लो गौर से। फिजा ने स्टेज पर बैठे दूल्हा दुल्हन की तरफ इशारा किया था। शादी में शरीक दुल्हन के चचा सरदार, दूल्हा के भाई इफ्तिखार और भाभी को देख देख कर खुश होते रहे थे, और दुल्हन की ताई साबरा ने कीमती 3 पीस सूट में मलबूस इफ्तिखार अहमद उर्फ खारी की तरफ हैरत से देख कर सोचा था, शुक्र है रजिया, मैं कहीं कहीं अनजाने में इस बेचारे की शादी तुझसे नहीं करवा बैठी। मुलवाइन तो सुना है इसके अब्बे की रिश्तेदार निकली, वो जो तुझसे हो जाती इसकी शादी तो बिलाल सुल्तान की सोसाइटी क्या करती भला। शादी में शरीक एक नई सर्कस कंपनी की मालकन सारा खान और इसका शौहर रिजवानुल हक भी शरीक थे। दोनों ने हाल ही में इस्लामाबाद में जदीद खतूत पर एक सर्कस कंपनी का आगाज़ किया था। सिर्फ दो गानों के बोलों का फ़र्क था। दो इंसानों की हैसियत वाज़े करने के लिए काफ़ी साबित हुआ। महानूर तो वाकई सास सुल्तान के दिल का मामला थी, और मैं सारा खान स्टेज पर दुल्हन बनी बैठी महानूर को देखते हुए सोच रही थी, मैं इसकी नेक दिली का मामला। इसके चेहरे पर एक उदास मुस्कुराहट फैली थी। शादी की तकरीब अभी जारी थी जब पंडाल में दाखिल होते एक शख्स को देखकर सास सुल्तान अपनी दुल्हन से माजरत करते हुए स्टेज से उतरकर इससे भागा था जिधर से वो शख्स दाखिल हुआ था। कुछ ही देर बाद वह मेहमानों से खुश गप्पों में मसरूफ़ नादिया को बुलाकर एक तरफ ले गया था। इस जगह वो मेहमान भी खड़ा था जिसकी आमद नादिया के लिए भी सरप्राइज़ का बाइस थी। माजरत ख्वाह हूँ, चैलेंज पूरा करने में 2 हफ्ते से ज़्यादा दिन लग गए 2 दिन लग गए, साद ने नादिया से कहा। बस इन मौसूफ के वीज़े का कुछ मसला हो रहा था। इसने मेहमान की तरफ देखा था। तुम्हें मुझ पर मुकम्मल भरोसा है ना नादिया, इसने नादिया से पूछा था। नादिया ने कुछ ना समझते हुए सर हिलाया। बस फिर ये शख्स वो वंजादे तुम्हारी ज़िंदगी के साथी की हैसियत से मेरा इंतखाब है, बोलो कबूल है, इसने पूछा था। और अब तो तुम्हें कबूल करना ही पड़ेगा, ये तुम्हारा वादा था। नादिया ने हैरत से सर उठाकर मोहम्मदजादी की तरफ देखा जो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। मेरी तरजीहात बहुत मुख्तलिफ हो चुकी हैं साद, मोमन को कबूल कर पाएगा कि क्या, इसने सवाल किया था। तुम्हारी तरजीहात और मोमन की नज़रियात दोनों एक ही सिमत रवां हैं, तुम फिक्र मत करो, बस तुम इसी भरोसे पर कायम रहो और तुम्हें मुझ पर है, वो मुस्कुरा दिया था। खाना काबा के गिर्द तवाफ करती राबिया कलसूम दीवानावार रो रही थीं। बरसों पहले वो अपनी मुंह बोली बहन की लगन के सदक़े अल्लाह के घर में हाजिरी देने आई थी, और इसके बाद दोबारा आने की ख्वाहिश लिए वापस लौट गईं। अपने हालात और दिल में जागुज़ी खौफ के मारे वो ख्वाब में भी ये तसव्वुर नहीं कर सकती थी कि इनकी ख्वाहिश भी पूरी हो सकेगी। दिनों का फेर, ऐ मेरे रब, ये सब दिनों का फेर है, वो रोते हुए बड़बड़ा रही थी। और इंसान तो बहुत ही कोताह नज़र है, बेसब्रा है, खुद ही मफरूज़े बांधता है, आप ही मायूस हो जाता है। ऐ मेरे मालिक, तू मुझे शुक्राने नेमत की तौफीक अता फरमा और ज़वाल नेमत से महफूज रख। यहाँ आने के बाद हर क़याम, रुकू और सजदे में यही दुआ मांगती रही थी, मौला वहमों, बदगुमानियों और हसरतों से बचा। मौलवी सिराज सरफराज ने काबे की तरफ देखते हुए सोचा था, और अपने शाने पर रखे साफे से अपनी भीगी आंखें खुश्क करने लगे थे। साईं अख्तर ने ठीक ही कहा था, मैंने जो जज्बा दिल में पाल लिया है वो मुझे बहुत ख्वार करेगा। महानूर ने चढ़ाई चढ़ते चढ़ते रुक का सांस बहाल करने के दौरान कहा, हाँ, अख्तर को सच बोलने और वो भी मुंह पर सच बोलने की आदत है। साद मुस्कुराया, तुम इससे बहुत मुतासिर नज़र आते हो। जब ही शादी के अगले हफ्ते ही इससे मिलने यहाँ चले आए, महानूर ने छेड़ा। हाँ, मैं इसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ।
साद ने मोहब्बत भरी नज़रों से महानूर की तरफ देखा और आगे चलने लगा। ये क्या? अख्तर के डेरे की जगह को उजड़ा और खाली देखकर इसका दिल धक से रह गया। अख्तर की कुटिया कहाँ गई? अख्तर कहाँ गया? इसने मुड़कर महानूर की तरफ देखा, जो खुद भी ये मंजर हैरत से देख रही थी। इन दोनों की आवाज़ें सुनकर किसी दरख्त के नीचे बैठे दो शख्स उठकर इनकी तरफ आ गए। अब्दुल वदूद। साद ने इनमें से एक को देखकर कहा, साईं अख्तर की कुटिया और खुद अख्तर कहाँ गए? साईं जी, मैं अपनी अगली मंजिल पर रवाना हो गए साहब, अब्दुल वदूद ने कहा। उन्होंने फरमाया, सांप, सपिया और फ़कीर का एक ठिकाना नहीं होता। वो एक से दूसरी जगह का सफ़र करते ही रहते हैं। मैंने सोचा पाँव पड़ जाऊंगा, मिन्नत कर लूँगा, साईं जी ये ठिकाना ना छोड़िए। मगर अगली सुबह मेरे नींद से जागने से पहले ही वो यहाँ से कूच कर चुके थे। ओह! साद और महानूर ने बैक वक्त कहा, कहाँ गए वो? पता नहीं जी, ताहाल इनकी कोई खबर नहीं, अब्दुल वदूद ने कहा और वापस जाकर अपनी जगह पर बैठ गया। साद और महानूर ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों के चेहरे पर कुछ गुम हो जाने का एहसास था। फिजा में अख्तर की आवाज़ की बाज गश्त गूंजी। दोनों आहिस्ता कदमों से वापस नीचे उतरने लगे। ये कोई गैर मामूली बात नहीं है। जोगी, फ़कीर और साईं लोगों का ये ही शहवा होता है, महानूर ने नीची आवाज़ में कहा। वो साद के एहसासात को समझ रही थी। हाँ, वो कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में नज़र आ सकते हैं। इनका कोई मखसूस हुलिया या हवाला नहीं होता। साद ने सर हिलाया। हाँ, जैसे मंगू के मेले का साईं, महानूर मुस्कुरा कर बोली, जो बहुत गैर मुतवक्का है, कभी भी किसी भी रूप में कहीं भी नज़र आ सकता है। साद ने मुस्कुराते हुए इसकी बात सुनी और बुलंद आवाज़ में हंस दिया। वो देखो, ये बोर्ड किस जानिब इशारा देने के लिए लगाया गया है, मगर वो किस तरफ इशारा कर रहा है ये इस पर नहीं लिखा। नीचे उतरते हुए एक जगह रुक कर महानूर ने लोहे के स्टैंड पर रखे एक तीर के निशान पर जैसे लकड़ी के तख्त की तरफ इशारा किया, जिस पर कोई तहरीर दर्ज नहीं थी। रुको, इस पर मैं कुछ लिखता हूँ, साद ने कहा। तुम्हारे बैग में लिखने की कोई चीज़ है? नहीं, महानूर ने कहा। हाँ, एक सुर्ख लिपस्टिक मौजूद है, बस लाओ वही दो। साद ने हाथ बढ़ाया और लिपस्टिक इससे लेकर तख्ते की तरफ बढ़ गया। लिखने के बाद इसने मुस्कुरा कर महानूर की तरफ देखा, तजस्सुस के मारे तेज़ी से आगे बढ़ी। हैप्पी एवर आफ्टर। साद के हैंड राइटिंग में सुर्ख लिपस्टिक से बड़े बड़े हुरूफ लिखे ये अल्फाज पढ़कर वो बेख्तियार हंसती थी। इस शख्स की मोहब्बत के इजहार का तरीका कभी भी नॉर्मल नहीं रहा था। दी एंड। हमारे अगले नॉवेल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे नॉवेल सुनना मत भूलिएगा। शुक्रिया।